आज की कहानी भारत से नहीं बल्कि भारत से हजारों मील दूर इंग्लैंड से है। इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ इलाके से। घटना है सितंबर 1981 की, यानी 1981 की। होता यह है कि पोर्ट्समाउथ इलाके के एक अपार्टमेंट में पुलिस एक कार ड्राइवर को ढूंढती हुई, उसकी तलाश करती हुई पहुंचती है। असल में इस कार ड्राइवर ने अपनी कार गलत तरीके से पार्क की थी और इस वजह से पार्किंग मीटर वायलेशन का जो चालान होता है वो चालान ये पुलिसकर्मी लेकर उस मकान में पहुंचा था जिस मकान के एड्रेस पर वो कार रजिस्टर्ड थी, ताकि उस चालान की तामील कराई जाए। लेकिन पुलिस जब उस अपार्टमेंट में पहुंची तो पुलिस ऑफिसर ने यह देखा कि अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब पुलिस को चूंकि चालान सौंपना था तो पुलिस ने नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो पुलिस ने थोड़ा झांक कर देखा पुलिस वाले ने। और जब पुलिस वाले ने अंदर झांक कर देखा तो अंदर का मंजर देखकर वो ठिठक गया। अंदर एक लड़की फर्श पर बेसुध पड़ी हुई थी। लड़की की उम्र यही कोई 20-21 साल के आसपास की होगी और मौके पर ही कई सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। उसमें कुछ कांच की बोतलें थी और तकिया वगैरह था और लड़की के गले में और हाथ पांव में टेलीफोन के तार जो है वो कसकर बांधे गए थे और लड़की ज़मीन पर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेजान पड़ी हुई थी। अब जब पुलिस ऑफिसर ने ये चीज़ देखी तो फ़ौरन उसके अंदर की इंसानियत या पुलिस ऑफिसर जागा, मैं ये कहूँगा, और उसने फ़ौरन एम्बुलेंस बुलवाया और फिर इस लड़की को अस्पताल ले जाया गया। मगर अफसोस, लड़की अस्पताल ले जाए जाने से पहले ही जो है मर चुकी थी, उसकी जान जा चुकी थी। अब उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि लड़की की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। अब ये चोट चाहे उसे ज़मीन पर पटके जाने की वजह से लगी हो या फिर उसे किसी चीज़ से उसके सिर पर वार किया गया हो, ये तो एक अलग मसला है, अलग डिटेलिंग है जिसे कहते हैं। लेकिन इतना क्लियर था कि लड़की की हत्या हुई है और हत्या सिर पर वार करके या सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। अब पुलिस इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू करती है। ये पता चलता है कि जिस लड़की की हत्या हुई है उसका नाम है लौरा कैम्पटन और ये जो लौरा कैम्पटन है इसकी उम्र तकरीबन 23 साल की बताई गई और ये वही पोर्ट्समाउथ के उस इलाके में रहती थी और साथ ही साथ एक गिफ्ट शॉप में और एक आइसक्रीम पार्लर में ये काम किया करती थी। तो एक जिसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट गर्ल थी और इस अपार्टमेंट में वो अकेली ही रहती थी। आस पड़ोस के लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि कैम्पटन जो है वो बीती रात को बहुत हंसी खुशी घर लौटी थी और लेट नाइट को आई थी क्योंकि वो कहीं नाइट आउट के लिए गई थी, प्रोबेबली अपने किसी फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, और इसलिए वो देर रात को आई थी। लेकिन इसके बाद जिस रोज़ ये घटना हुई उस रोज़ उसे किसी ने नहीं देखा था। लेकिन अब सवाल ये था कि लौरा की जान किसने ली, कौन उस मकान में घुस आया और इस लड़की से उस कातिल की क्या दुश्मनी थी, मोटिव क्या हो सकता है, ये तमाम सवाल पुलिस के पास थे। तो उन दिनों में पुलिस के पास कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उनको ट्रैक करना, इस तरह की सुविधा या व्यवस्था जाहिर सी बात है इतने अर्ली डेज़ में पुलिस के पास तो थी नहीं। आज से 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। तो पुलिस जो है मैनुअल तरीके से और ऑर्थोडॉक्स तरीके से ही इस तरह के मामलों की जांच करती थी। पुलिस ने घर परिवार वालों से बात की, लौरा कैम्पटन के जो दोस्त हैं उनसे बात की, नाइट आउट के लिए वो जिस लड़के के पास साथ गई थी उससे बात की, आस पड़ोस के लोगों से बात की। तमाम लोगों से बातचीत करके पुलिस ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर इस लड़की की मौत के पीछे क्या वजह रही होगी और किसने उसकी हत्या की होगी। लेकिन तमाम लोगों से, जो भी इस लड़की के सराउंडिंग के लोग थे, आसपास वाले लोग थे, तमाम लोगों से बातचीत करने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली रहे और पुलिस को ऐसा कोई भी अहम सुराग या लीड इस मामले में नहीं मिला। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मौका वारदात से पुलिस को कुछ खास चीज़ें मिली थी और इन चीज़ों में एक तकिया, एक शीशे की बोतल, सिगरेट के कुछ बट्स और इस तरह की कई सारी चीज़ें पुलिस को वहाँ से बरामद हुई थी। और इन चीज़ों के सैंपल जो है उस वक्त पुलिस ने कलेक्ट करके अपने पास रख लिए थे, अपने डेटा बैंक में रख लिए थे, ताकि अगर कहीं इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़े तो ये जो स्पेसिमेन या सैंपल या आप कहें कि सुराग जो पुलिस ने वहाँ से इकट्ठा किए हैं, इन सुरागों से कत्ल की इस कहानी को रिलेट किया जाए और जोड़ा जाए। तो पुलिस ने ये चीज़ें तो रख ली, तफ्तीश भी पुलिस करती रही, लेकिन दुखद बात ये रही कि दिन महीने साल गुजरते रहे और इस कत्ल के बारे में पुलिस को कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। और इस तरह से एक एक कर 40 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और
लौरा किम्पटन जो लड़की थी उसके बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला, उसके कातिलों के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। कई साल गुजरते गुजरते अब जब 2023 जिस साल में अभी हम लोग हैं, ये साल आया तो पोर्ट्समाउथ पुलिस की एक यूनिट है जो कोल्ड केसेस को डील करती है। कोल्ड केसेस आप सब जानते हैं, उस तरह के मामलों को कहा जाता है जो वक्त के साथ जो है भुला दिए जाते हैं। और इस लड़की के कत्ल का मामला भी तकरीबन ऐसा ही था, क्योंकि उस समय कत्ल का जब खुलासा हुआ, कत्ल की घटना का जब खुलासा हुआ, तो पुलिस ने कत्ल के मामले का खुलासा करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई लीड नहीं मिली। तो इस मामले की फाइल जो है एक तरह से धूल खाती रही, और जिसे हिंदी में एक मुहावरा है, ठंडे बस्ते में चली गई। तो इंग्लिश में उसके लिए कहते हैं कोल्ड केसेस। तो कोल्ड केसेस की एक यूनिट है। इस यूनिट ने तकरीबन 40 साल बाद, 40-42 साल बाद इस मामले को फिर से री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। और जो पोर्ट्समाउथ पुलिस कोल्ड केसेस की यूनिट है, उसने एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जिसका नाम है माइने फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, उसके साथ टाइप किया। और इनका टाइप रेदर था पहले से, कई सारे मामलों में माइने फॉरेंसिक लेबोरेटरीज ने पोर्ट्समाउथ की पुलिस को हेल्प की है, मदद की है। तो इन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ पुलिस ने बातचीत की, और जो सैंपल उस समय पुलिस ने कलेक्ट किए थे तकरीबन 40 साल पहले, वो सैंपल उन्होंने फॉरेंसिक साइंटिस्ट को मुहैया करवाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सालों के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पुलिस को ये बताया कि वो जो चीज़ें वहाँ मौके पर पड़ी हुई मिली थी, उसमें से कुछ चीज़ों पर एक मेल डीएनए मौजूद है। यानी लौरा किम्पटन जो वहाँ अकेली रहती थी, उसके मकान में जो भी कातिल था, जो घुस आया था, उसका, उस सस्पेक्टेड कातिल का डीएनए इन चीज़ों पर हो सकता है, और वो एक मेल डीएनए है। कहने का मतलब ये कि इस लड़की की हत्या के पीछे किसी लड़की का ही हाथ कम से कम नहीं था, कोई मेल था, कोई पुरुष कातिल था जिसने तब इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन अब लाखों लोगों के बीच में से एक मेल डीएनए को आइडेंटिफाई करना और गुनहगार की पहचान करना, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम होगा। बेशक चाहे ये आज का दौर हो, लेकिन काम इतना आसान तो नहीं है। लेकिन इंग्लैंड में और ख़ासकर यूरोप के जो विकसित देश हैं, वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी जाहिर है काफ़ी आगे है, काफ़ी उन्होंने काफ़ी तरक्की की है। और उस लिहाज से अगर हम कहें तो ये जो मेल डीएनए का पुलिस को पता चला, फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता चला, उन्होंने इस डीएनए की जांच वहाँ की जो पब्लिक जीनोलॉजी डेटाबेस है उससे करने का फैसला किया, उससे मिलान करवाने का फैसला किया, और ये चेक करने का फैसला किया कि पब्लिक जीनोलॉजी डेटाबेस में ये जो पर्टिकुलर डीएनए उन्होंने मौका वारदात से लौरा किम्पटन के अपार्टमेंट से लिफ्ट किया था, वो किस आदमी का है। और जब पुलिस ने इतने सालों के बाद वो एफर्ट किया, तो पुलिस को जाकर कामयाबी मिली, और एक 21 साल के नौजवान जिसकी उम्र 1981 में 21 साल थी, उसके बारे में पुलिस को पता चला, जिसका नाम था, रेदर नाम है रोनी जेम्स ली। इसके बारे में पुलिस को पता चला, और ये पता चला कि रोनी जेम्स ली नाम का ये जो आदमी है, इसका डीएनए लौरा किम्पटन के उस मकान में पाया गया था, मौजूद था। अब पुलिस रोनी जेम्स ली के बारे में पता लगाने लगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया 1981 में इस लड़के की उम्र 21 साल की थी, और उन दिनों वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। अब पुलिस ने रोनी जेम्स ली के बारे में जब जानकारी जुटाने की शुरुआत की, क्योंकि पुलिस के लिए अब तकरीबन 40 साल बाद कत्ल का एक ब्लाइंड मर्डर का मामला सुलझ चुका था, और अब गुनहगार को सज़ा दिलाने का वक्त करीब आ चुका था। तो पुलिस इस उम्मीद में थी कि वो रोनी जेम्स ली को गिरफ्तार करके उसके अंजाम तक पहुंचाएगी, और शायद उसे मरते दम तक सलाखों के पीछे रहना पड़े। इस तरह के कंक्रीट एविडेंस अब पुलिस को इतने सालों के बाद हाथ लग चुके थे। लेकिन पुलिस के इस कोशिश को तब धक्का लगा जब पुलिस को पता चला कि रोनी की मौत आज से कई साल पहले 2005 में ही हो चुकी है। उस रोनी जेम्स ली की मौत, जिस रोनी जेम्स ली ने 1981 में एक लड़की की हत्या की थी। पुलिस ने अब उसके परिवार वालों से बात की, जानने वालों से बात की, तो ये पता चला कि वो नशे का आदी था, और 2005 में उसकी मौत कोकीन के ओवरडोज की वजह से हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला कि ड्रग्स के ही मामलों में और ब्रॉल के मामलों में, लड़ाई झगड़ों के मामलों में रोनी जेम्स ली को पुलिस ने पहले भी पकड़ा था, और जब पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी क्लियर होने के बाद उसके से रिलेटेड बही खाते खंगाले, तो पुलिस को अपने बही खातों में भी इस लड़के का नाम नजर आया। मगर अफसोस की तफ्तीश हुई, 40 सालों के बाद कत्ल के मामले का खुलासा हुआ, लेकिन खुलासा होने के बावजूद पुलिस उसे सज़ा नहीं दिला सकी, क्योंकि जो गुनहगार था वो इस दुनिया से दूर जा चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। इस
फाइंडिंग के बाद, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद लौरा कैम्पटन के घर वालों ने अब इतने सालों के बाद राहत की सांस ली है और उन्हें कम से कम थोड़ी तसल्ली मिली है कि चलो ठीक है, उनकी बेटी तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार की लड़की तो अब इस दुनिया में नहीं है, वापस भी नहीं आ सकती, लेकिन उसका जो गुनहगार है उसके बारे में अब पता चल चुका है। अगर वो जिंदा रहता तो उसे ताउम्र कैद की सज़ा होती, मरते दम तक वो सलाखों के पीछे रहता जैसा कि ब्रिटेन का कानून है। लेकिन अभी जाहिर सी बात है, चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उसे सज़ा नहीं दिलाई जा सकती। तो फिलहाल इस मामले के इन्वेस्टिगेशन का हासिल या आउटकम सिर्फ इतना ही है कि परिवार वालों को, वहाँ के पुलिस वालों को इस बात की तसल्ली है कि उन्होंने लौरा कैम्पटन के कातिलों का कामयाबी पूर्वक पता लगा लिया। तो आज की कहानी इतनी ही। आई होप कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन का ये जो नया तरीका है, उस तरीके से जुड़ी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बेशक इस मामले में गुनहगार को सज़ा दिलाना मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन ये पता चलना भी अपने आप में बड़ी बात है कि कातिल कौन था। हालांकि इस मामले में कत्ल का मोटिव भी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह का इस लड़के का बैकग्राउंड है, जिसकी मौत हो चुकी, जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, उसे देखकर लगता है कि ये शायद लूटपाट के इरादे से या फिर कोई सेक्सुअल अब्यूज़ के इरादे से उस अपार्टमेंट में दाखिल हो गया हो, लौरा कैम्पटन के मकान में, और उसके साथ रॉबरी की या फिर लूटपाट की कोशिश की हो, क्योंकि ये नशे का आदी था। और अक्सर ऐसे नशेड़ी लोग जो है, उन्हें रुपए पैसों की ज़रूरत होती है, हैंडी मनी चाहिए होता है, और वो इस तरह के अपराध की घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। तो बहुत संभावना इसी बात की है कि शायद नशे के खुराक के चलते इसने उसमें लूटपाट की कोशिश की होगी उन दिनों, और उसी क्रम में उसने उस लड़की की हत्या कर दी थी। तो आज की कहानी यहीं तक।